असम और अरुणाचल प्रदेश सरकारों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एक अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर किए हस्ताक्षर। अमित शाह ने कहा, लगभग 800 किलोमीटर से भी लंबी सीमा विवाद का हुआ समाधान। नई दिल्ली में आज से शुरू हुआ वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, भारत अपना पूरा सामर्थ्य लगाकर हर संकट के समय मानवता के साथ मम भाव से होता है खड़ा। कर्नाटक चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। सभी दलों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। 10 मई को राज्य में एक ही चरण में होगा मतदान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। आपात स्थितियों को खत्म करने और उनसे बचाव के उपायों पर बैठक में चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मिस्र के अपने समकक्ष शौकरी के साथ सूडान के चिंताजनक हालात के संबंध में की चर्चा। निकट संपर्क में रहने पर व्यक्त की सहमति। विदेश मंत्रालय ने कहा, सूडान के हालात पर भारत की करीब से नजर। ग्राउंड पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, इसलिए जो जहां हैं उन्हें वहीं बने रहने के दिए निर्देश। और मानहानि केस में राहुल गांधी को नहीं मिली राहत। सूरत के सत्र न्यायालय ने सजा पर रोक लगाने की राहुल की याचिका खारिज की। भारतीय जनता पार्टी ने इसे गांधी परिवार के अहंकार की हार बताया और कहा कि इस फैसले से न्यायपालिका पर दबाव बनाने का कांग्रेस का प्रयास भी हुआ विफल। नमस्कार, डीडी न्यूज पर समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। और इस वक्त की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस 2 दिन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिष्ठित विद्वान, संघ के नेता और धर्म के अनुयायी शामिल हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन का मुख्य दृष्टिकोण शाक्य मुनि बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान करना है, जो सदियों से बुद्ध धम्म को लगातार समृद्ध करती रही हैं। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान भगवान बुद्ध पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। और पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस धरती की परंपरा है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि हमारे लिए देवता के समान होते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध के विचारों को जीने वाले इतने व्यक्तित्व जब हमारे सामने हों तो साक्षात बुद्ध की उपस्थिति का एहसास होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समस्याओं से समाधान की यात्रा ही बुद्ध की यात्रा है। वर्तमान चुनौतियों को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, इस पर चर्चा अपने आप में न केवल प्रासंगिक है, बल्कि विश्व के लिए इसमें उम्मीद की किरण भी समाहित है। हमें याद रखना है कि समस्याओं से समाधान की यात्रा ही बुद्ध की यात्रा है। बुद्ध ने महल, राजसी ठाठ बाट उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनके लिए उपलब्ध सब सुख सुविधाओं के बाद भी दूसरों के जीवन में दुख था। यदि हमें विश्व को सुखी बनाना है तो स्व से निकलकर संसार, संकुचित सोच को त्याग कर समग्रता का ये बुद्ध मंत्र ही एकमात्र रास्ता है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध का मार्ग ही भविष्य का मार्ग है। संयुक्त राष्ट्र में मैंने गर्व के साथ कहा था कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं।
जहां बुद्ध की करुणा हो वहां संघर्ष नहीं, समन्वय होता है, अशांति नहीं, शांति होती है। बुद्ध का मार्ग भविष्य का मार्ग है, सस्टेनेबिलिटी का मार्ग है। अगर विश्व बुद्ध की सीखों पर चला होता तो क्लाइमेट चेंज जैसा संकट भी हमारे सामने नहीं आता। समकालीन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बौद्ध दर्शन और विचारों का उपयोग पर आधारित भारत के पहले इस ग्लोबल बौद्ध सम्मेलन में पीएम मोदी के अभिभाषण पर दुनिया भर से आए बौद्ध लामाओं और बुद्धिजीवियों ने खुशी जाहिर की है। भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से जुड़ी पंच प्रदर्शन में लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और विदेशी मेहमानों ने काफी दिलचस्पी दिखाई। देखते हैं अजय मिश्र की यह रिपोर्ट। भारत में पहले ग्लोबल बुद्ध सम्मेलन में दुनिया भर में बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के साथ साथ इतिहास, संस्कृति और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है। बुद्ध के साथ जुड़े लुम्बिनी, कुशीनगर और सारनाथ जैसे स्थानों के बारे में तो लोगों को पता है, लेकिन गुजरात में बड़नगर में बुद्ध धर्म की जड़ों को लेकर अभी ज्यादा प्रचार नहीं है। IBC is one of the organizations which is trying to get into this space and try to find out some old places which are not known to the public. Vadnagar, I'm sure a lot of people who are into the domain of Buddhism will know of Vadnagar, but not as much as Sarnath and Bodh Gaya. So our idea is to project these particular sites also, and Vadnagar is a very, very rich Buddhist heritage. So this was a small glimpse of Vadnagar, and we want to work on it and produce something even larger in future. संस्कृत मंत्रालय और पुरातत्व विभाग के तत्वाधान में बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनसे जुड़े स्थानों पर एक विशेष फोटो प्रदर्शनी ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। खुद प्रधानमंत्री ने भी इस फोटो प्रदर्शनी में दिलचस्पी दिखाई, जिसमें अजंता, आचार्य आतिशा दीपांकर के कार्यों से जुड़ी तस्वीरें, इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्फेडरेशन की वैश्विक गतिविधियों के साथ साथ अजंता और बुद्ध के संबंधों पर पेंटिंग्स और कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। Fortunately, all the different Buddhist traditions are in harmony with each other. And so they are very happy to come together to share their experience of the Buddha Dharma. And of course, we're very honored that the Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, also graced the occasion and gave a very inspiring talk for all of us. विश्व में प्रॉब्लम्स हैं, वो सब का समाधान बुद्ध का टीचिंग्स में था। तो हमको और कुछ भी नहीं करना है, उसको अध्ययन करके यूज करना है। सभी पंथों के लोग, सभी धार्मिक मतों के लोग एक होकर के भाईचारा बढ़ा करके इसी जो भारतीय संस्कृति, इसको वैश्विक रूप को और सक्रिय करने में लगे हैं। 2 दिनों की इस ग्लोबल समिट में 30 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें करीब 173 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसमें 84 संघ सदस्य भी शामिल हैं। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। इस समय की एक और बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच चल रहा सीमा विवाद खत्म हो गया। तीनों की उपस्थिति में आज इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज हम सब एक ऐतिहासिक समझौते का साक्षी बन रहे हैं, जिससे आज सालों से चले आ रहे लगभग 800 किलोमीटर से भी लंबे सीमा विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक भूमिका निभाई है और यह सब पीएम मोदी के नेतृत्व की वजह से संभव हो पाया है। उत्तर पूर्व और भारत के एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। 1972 से लेकर आज तक जिस सीमा विवाद को सुलझाया नहीं जा सका, लोकल कमीशन की रिपोर्ट 72 से अब तक अलग अलग स्तर पर, कभी सरकारों में, कभी अदालतों में विवाद से ग्रस्त रही। वो रिपोर्ट को एक प्रकार से दोनों राज्य सरकारों ने स्वीकार कर 700 किलोमीटर से लंबी, लगभग 800 किलोमीटर की असम अरुणाचल सीमा का विवाद
आज समाप्त कर दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी समझौते पर खुशी जताई और कहा कि ये दोनों राज्यों की जनता के लिए शुभांकर साबित होगा। 15 सितंबर को गृह मंत्री जी ने पेमा खांडू जी और मुझको दिल्ली बुलाया था। उन्होंने हमें गाइडलाइन दिया था कि आप लोग दोनों बातचीत शुरू करें और ये सीमा समस्या आप लोग समाधान करें। गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन में हम लोग दोनों दोबारा एक बार गुवाहाटी में मिला, दूसरा बार फिर अरुणाचल में मिला, फाइनली हमने गुवाहाटी में मिल के ये एग्रीमेंट को हमने फाइनलाइज किया। हमारे रीजनल कमिटीज बने, रीजनल कमिटीज गांव-गांव किया, लोगों का व्यूज लिया। जो हमारा फाइल था, पुराना कागज था, लोकल कमीशन का रिपोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट में हमें जो दस्तावेज दिया था उनका भी एग्जामिनेशन हुआ और आज हमने लगभग सारे विवाद का समाधान कर लिया है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी समझौते का समर्थन करते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सालों से चले आ रहे इस विवाद के हल होने से यहां के स्थानीय लोगों को बहुत फायदा होगा। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और खास करके अमित शाह जी के इनिशिएटिव से, और आई मस्ट थैंक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर असम हेमंत दादा कि उनके ही पॉलिटिकल विल के कारण से आज ये रेजोल्यूशन हुआ है। असम अरुणाचल का जो बॉर्डर है अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सबसे लंबा बॉर्डर असम और अरुणाचल शेयर करते हैं। तो कुल मिला के आज का इस जो एमओयू में जो लोकल कमीशन 2007 रिपोर्ट का आधार पर हम लोग ने इसको रिजॉल्व किया है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की अपनी समकक्ष मेट फ्रेडरिक्सन से आज टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन से बात करके खुशी हुई। हमने अपनी हरित सामरिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की और 2024 में अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाने पर विचारों को साझा किया। भारत की चल रही G20 अध्यक्षता के लिए उनके समर्थन की सराहना करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शौकरी के साथ सूडान में चिंताजनक स्थिति पर चर्चा की। जयशंकर ने ट्वीट किया, मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शौकरी के साथ अभी अभी सूडान की चिंताजनक स्थिति पर चर्चा की। हम उनके आकलन और अंतर्दृष्टि को बहुत महत्व देते हैं, साथ ही उनके बहुत मददगार रवैये को भी। हमने निकट संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की। और इस बीच संघर्ष विराम के दूसरे प्रयास विफल हो जाने के बाद खार्तूम में छठे दिन भी लड़ाई जारी रही। सूडान की राजधानी बुधवार को भी बम धमाकों और भारी गोलाबारी से दहलती रही। प्रतिद्वंद्वी अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी RSF और नियमित सेना दोनों ने बयान जारी कर एक दूसरे पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना के शीर्ष नेतृत्व ने राजधानी और अन्य क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए कार्रवाई जारी रहने की बात कही है। सूडान में शनिवार से शुरू हुई लड़ाई में कम से कम 270 लोगों की मौत हो चुकी है। इस लड़ाई में 1800 से भी ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। चश्मदीदों ने बताया है कि हिंसा के कारण अपने घरों में कई दिनों से कैद सूडान के लोग राहत न मिलने से हताश हो रहे हैं और अब अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। सूडान में लगभग 6 दिनों से देश की सेना और एक अर्धसैनिक समूह के बीच एक नागरिक सरकार को सत्ता सौंपने की प्रस्तावित समय सीमा को लेकर हिंसक झड़पें हो रही हैं। और हिंसाग्रस्त सूडान में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार लगातार कदम उठा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारत कई देशों के साथ संपर्क में है। इसके लिए विदेश मंत्री ने अपने कई समकक्षों से वार्ता भी की है। We are engaged with countries in the region and other countries that have a key role to play, particularly US, UK, Saudi Arabia and the UAE. As you already know, External Affairs Minister spoke to his counterparts from Saudi Arabia and UAE. He has today spoken to his Egyptian counterpart. Our ambassador in Washington DC and our High Commission in London are in touch with the respective host governments. We are also working with the
various UN bodies that are present there. As you know, UN has a significant presence on the ground. External Affairs Minister is currently in New York, and he is likely to meet UN Secretary General later today and to discuss the developments in Sudan. साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सूडान में हालात गंभीर हैं, इसके बावजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों की संख्या और लोकेशन को सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। Situation on the ground continues to be quite tense. It remains very tense, which renders any movement very risky. So currently our focus is on ensuring the safety and well-being of the individuals wherever they are located. We don't want to get into the details how many and what locations for security reasons. Right now that is something that would affect, we feel, that the security and safety of those people. साथ ही प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सूडान से भारतीयों की निकासी के लिए आपात योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों के लिए आपात प्लान पहले से ही मौजूद है। इवैक्यूएशन के प्लान्स डिपेंड करेंगे सिचुएशन ऑन द ग्राउंड पे। हम चाहेंगे कि वो सेफ रहे, हम आइडियली चाहेंगे कि ये फाइटिंग बंद हो जाए ताकि ऐसे ओकेशन होना ना आए कि हमें निकालना पड़े। पर अगर हमें निकालना पड़े इंडियंस को, तो उसके लिए हमारे पास हमेशा कॉन्टिजेंसी प्लान्स रहते हैं और इस सिचुएशन में भी कुछ प्लान्स बन रहे हैं, हम रेडीनेस पे हैं। पर वो डिपेंड करेगा कि एयरपोर्ट कौन सा ऑपरेशनल है या रोड से कुछ कर सकें। ये अभी प्रीमेच्योर होगा कहना, डिपेंड वो सिक्योरिटी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। एक बड़ी खबर गुजरात से। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने 2002 के नरोदा ग्राम मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 11 लोगों की हत्या के इस मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने सभी 69 आरोपियों को निर्दोष घोषित किया और बरी कर दिया। इस घटना में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिन आरोपियों को बरी किया गया उनमें पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, जयदीप पटेल शामिल हैं। इस मामले की 16 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। विशेष कोर्ट के प्रिंसिपल सेशंस जज एस.के. बख्शी ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए आज की तारीख निर्धारित की थी। आज अदालत ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपना फैसला सुनाया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज अदालत से बड़ा झटका लगा। सूरत के सत्र न्यायालय ने राहुल गांधी द्वारा मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। निचली अदालत की ओर से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। फिलहाल वो जमानत पर हैं, जिसके बाद सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने सत्र अदालत में अपील की थी, लेकिन अब राहुल की याचिका खारिज हो गई है। जो मोदी समाज है वो कंप्लेन करने के लिए कॉम्पिटेंट है। दूसरा जो मुद्दा है ये है कि जो प्रोसेस इश्यू हुई थी वो सही तरीके से हुई है, उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है जिससे कि ट्रायल विशिएट हो। ये 2 टेक्निकल पॉइंट थे, उनका जवाब दिया हुआ है। तीसरा जो उन लोगों का पॉइंट था अरेस्ट ऑफ रेयर केस, तो उसके बारे में भी कोर्ट ने सही तरीके से सारे जजमेंट के ऊपर आधार रख के उन्होंने डिस्कशन किया हुआ है कि दिस इज नॉट अ अरेस्ट ऑफ रेयर केस कि जिसमें कन्विक्शंस को सस्पेंड किया जा सके। ये तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा कंडक्ट ऑफ द एक्यूज, ही इज बीइंग एमपी, नीड टू बी मोर केयरफुल। और उन्होंने जो कोर्ट के समक्ष उनका जो व्यवहार था, जो उनके क्रिमिनल उनके सामने केसेस है, वो भी डिस्कस किया हुआ है। प्लस मेरा एक कायदा किया मुद्दा ये था कि कोई भी एमएलए या एमपी, उनको राइट टू बी इलेक्टेड, वो उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉमन लॉ राइट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ये उनका राइट है, तो उससे वो ज्यादा कुछ क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये भी कोर्ट ने मुद्दा कंसिडर किया हुआ है। एंड व्हेन इट कम्स टू सस्पेंशन ऑफ द कन्विक्शन, ऑल दिस पॉइंट आर रिलेवेंट, दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। दिस इज द ऑर्डर। और सूरत की अदालत से राहुल गांधी की अपील खारिज होने को भाजपा ने गांधी परिवार के अहंकार पर तमाचा करार दिया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सूरत की अपीलियट कोर्ट का फैसला न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कांग्रेस की राजनीति की हार को दिखाता है। दिस इज द विक्ट्री ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। ये साधारण जनता के लिए तो विजय का उत्सव है ही, पिछड़े वर्ग के लिए विजय का उत्सव है ही। ये न्यायपालिका के लिए भी एक बहुत बड़ा विजय है, क्योंकि
जिस न्यायपालिका के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करके मोबिलाइजेशन करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी, आज उसी न्यायपालिका ने कहा कि आप कितना भी दबाव या प्रेशर की राजनीति हमारे ऊपर करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर वी डोंट बकल अंडर प्रेशर। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कर्नाटक चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव में महागठबंधन बनाने की अटकलों पर कहा है कि शून्य में अगर शून्य जमा किया जाए तो भी वो शून्य ही रहता है। उन्होंने कहा कि साल 2024 में भाजपा को पहले से ज्यादा जनता का प्यार मिलेगा। 0 + 0 is always 0. So whatever he gathers, the result will be like 2014, 2019, and we're going to increase our seats in 2024 under the able leadership of Prime Minister Modi. The people involved in that, who are in that video and the allegations made, must respond to that. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक दुखद घटना में पुंछ जिले में एक वाहन में आग लग जाने से सेना के 5 जवानों की मौत हो गई। जम्मू पुंछ हाईवे पर पुंछ जिले के गांव तोता गली में सेना के वाहन को आग लगने की खबरें आ रही हैं। रक्षा प्रवक्ता ने डीडी न्यूज को बताया है कि आज लगभग 3 बजे भीमबेर गली से पुंछ जिले के संगियोत की ओर जाते समय भारतीय सेना के एक वाहन में आग लग गई, जिसमें 5 हथियारबंद जवानों की जान चली गई। मामले में विस्तृत ब्यौरा की अभी प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर की नन्ही छात्रा द्वारा पीएम मोदी से अपने स्कूल में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने की वीडियो अपील के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है। कठुआ जिले के लोहाई वल्हार ब्लॉक में स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहाई में सीरत नाज 3री कक्षा की छात्रा हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश के द्वारा पीएम मोदी से अपने स्कूल में सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कराने का आग्रह किया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन तुरंत हरकत में आया और स्कूल को आधुनिक तर्ज पर अपग्रेड करने के लिए काम भी शुरू कर दिया गया। स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने स्कूल का दौरा किया। इसके बाद उस नन्ही छात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया है। ये मोदी सर सबसे इंडिया में सबसे बड़े हैं, इसलिए मैंने उनको वीडियो भेजी ताकि वो मेरी भी बात सुने, वो पूरे देश की सुनते हैं, इसलिए मेरी भी सुनेंगे। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। जो यहाँ पे ये काम था, ये जो कॉन्ट्रैक्टर था उसकी वजह से रुक गया था, तो अब इसको दोबारा से सरकार ने इसको फिर से शुरू कराने का निर्णय किया है। हालांकि जो कमी पेशियां पीछे रही हैं उसको पीछे छोड़ते हुए जो आगे का काम है वो करेंगे। और अब खबर G20 बैठक से जुड़ी हुई। भारत की अध्यक्षता में G20 से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। इन आयोजनों में सदस्य देशों के साथ साथ आमंत्रित देश और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी शामिल हो रही हैं। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत से इस बारे में विशेष बातचीत की है हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। सर 100 बैठकें हो चुकी हैं, आधी दूरी हमने तय कर लिया है, किस तरह से आगे प्रोग्रेस को देखते हैं? ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। सब्सटैंटिव एस्पेक्ट्स पे हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे इंक्लूसिव रेजिलिएंट सस्टेनेबल ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे ले जाएं, ग्रोथ को कैसे ले जाएं, हम मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स को आगे कैसे ले चलें, क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट प्रायोरिटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और विमेन लेड डेवलपमेंट जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, इन सब एरियाज पे बहुत सब्सटेंसिव चर्चा हुई है। सारी 100 मीटिंग से ज़्यादा हो चुकी हैं जिसमें ये सब चर्चाएं हुई हैं और सब पे एक कंसेंसस बना है जिसको हम आगे ले चलेंगे। सारे डेवलपमेंट इश्यूज, सब्सटेंटिव इश्यूज पे बहुत एक क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव डिस्कशन रहा है। भारत सॉफ्ट पावर को भी दिखा रहा है, योग हो या फिर हमारे कल्चर संस्कृति, तो आप देखते कैसे पर्यटन आगे बढ़ेगा और कितना बढ़ावा मिलेगा इस बैठक को? पर्यटन तो अभी भी कहीं कमरा मिल नहीं रहा है और हम मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कन्वेंशंस, एग्जीबिशंस को बहुत बढ़ावा देंगे। आगे चल के हम इसको बहुत पुश करेंगे और मेरे विचार से सबसे बड़ा फायदा जो होगा टूरिज्म से को होगा, स्टेट्स को होगा, क्योंकि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल बन के उभरा है और इसमें ये दिखाता है कि हम कल्चर को, स्टेट्स के कल्चर को, उनके फोक आर्ट फॉर्म्स, क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट करते रहे हैं और लगातार हम स्टेट्स को आगे लाए हैं, उनके हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, उनके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को आगे लाए हैं और हम मिलेट्स को हमने हर खाने में उपयोग किया है। तो इसका देश को आगे चल के बहुत
फ़ायदा मिलेगा, इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। क्लाइमेट चेंज और हेल्थ की आज मीटिंग है, तो आप कितना देखते हैं कि दोनों को एक साथ वन हेल्थ वन अर्थ की बात हो रही है, तो उस पर कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए, एनिमल, मनुष्य, पशु और प्लैनेट सब इंटरलिंक्ड हैं, और माननीय प्रधानमंत्री ने वन हेल्थ की जो बात की थी वो इसी कॉन्टेक्स्ट में की थी कि पशु और मनुष्य और प्लैनेट सब लिंक्ड हैं, और हमें जो मनुष्य करता है उस पर प्लैनेट पर इम्पैक्ट आता है, और जो क्लाइमेट का इम्पैक्ट आता है वो पशु और क्लाइमेट पे आता है। तो क्या इसके प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जो सब कंट्रीज एक्सेप्ट करें और वन हेल्थ के लिए और वन प्लैनेट के लिए काम करें? तो जो हमारी थीम है वन अर्थ वन फ्यूचर, उस पे हम वन हेल्थ भी इंक्लूड करना चाहते हैं, जिसमें हम चर्चा आज बड़े जोर से सारे कंट्रीज और इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस पर बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है, वो एक डिटेल पेपर बनाकर आए जिस पे आज चर्चा होगी। तो ये थे अमिताभ कांत जो भारत के G20 के सिरपा हैं, और इन्होंने कहा कि भारत के टूरिज्म को बहुत बूस्ट मिलेगा इस बैठक के साथ। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़ गोवा। तो G20 शेरपा से ये खास बातचीत, और इसी के साथ समाचारों के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।